राम नाम भजले राम नाम सुख धाम भजले। जब आप गंगा का नाम सुनते हो तो क्या सोचते हो? वाराणसी के घाट, हरिद्वार का स्नान, पॉल्यूशन या एक पवित्र नदी जिसमें करोड़ों की आस्था बसती है। लेकिन सोचो जरा, क्या गंगा सिर्फ एक धार्मिक नदी है? क्या हो अगर मैं कहूँ भारत का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हाईवे गंगा बनने जा रही है। हाँ, एक 2500 किलोमीटर लंबा वाटर हाईवे जो हल्दिया वेस्ट बंगाल से वाराणसी उत्तर प्रदेश तक जाता है। यह है नेशनल वाटरवे 1, जहां पुराने मंदिरों के बीच से कंटेनर शिप्स गुजरती हैं और भारत की इकोनॉमी साइलेंटली मूव करती है रोड और रेल के बजाय नदियों पर। कम खर्चा, कम पॉल्यूशन और ज्यादा स्मार्ट मूवमेंट। तो चलिए चलते हैं एक नई जर्नी पर, गंगा के किनारे एक नए भारत के सपने के साथ। लेट्स डाइव इन। संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर, संत समागम करे निरंतर, जग से हो उपरा। जब हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? हाईवेज, ट्रेन, फ्लाइट्स। लेकिन दुनिया के सबसे डेवलप्ड देश कुछ और यूज करते हैं, नदियां। जर्मनी का राइन रिवर हर रोज लाखों यूरो का कार्गो ले जाता है, क्वाइटली, एफिशिएंट। चाइना का यांगसी हर साल 2 बिलियन टन से ज्यादा कार्गो ट्रांसपोर्ट करता है, वो भी कम कॉस्ट पर। अमेरिका का मिसिसिपी रिवर भी एक लाइफलाइन है, एग्रीकल्चर से लेके ऑयल इंडस्ट्री तक सब कुछ वहीं से फ्लो करता है। और हमारा भारत, हमारे पास 14,500 किलोमीटर से ज्यादा नेविगेबल रिवर्स हैं, लेकिन हम उनका यूज करते हैं सिर्फ 2%। इमेजिन करो अगर रोड या रेलवे का सिर्फ 2% यूज हो रहा होता तो क्या होता? आज रोड ट्रांसपोर्ट में 60% से ज्यादा कार्गो कैरी होता है, पर रोड पे जैम, डीजल का कॉस्ट और कार्बन एमिशंस सब कुछ बढ़ रहा है। रेलवे भी कंजस्टेड है, ट्रेन लेट चलती हैं और फ्लाइट को प्रायोरिटी मिलती नहीं। पर वाटरवेज, 1 टन कार्गो को 1 किलोमीटर ले जाने का कॉस्ट पता है? देखो, रोड पे ये कॉस्ट होता है लगभग 2.5 रुपए, रेलवे में यही कॉस्ट आ जाता है 1.5 रुपए का, और वाटरवेज में ये कॉस्ट हो जाता है सिर्फ 50 पैसे। एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी है, 60% तक कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, एक्सीडेंट रेट्स भी बहुत कम होते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फ्यूल एफिशिएंसी 3 टाइम्स बेटर होती है रिवर रूट्स पर। सोचो, जब एक ट्रक 16 टन ले जा सकता है, एक बार्ज 1000 टन तक इजीली ले जा सकता है, कम लोग, कम फ्यूल और ज्यादा कार्गो। लेकिन डेकेड्स तक ये पोटेंशियल इग्नोर क्यों किया गया? क्योंकि प्लानिंग और पॉलिसी दोनों रोड्स और रेल के अराउंड बनी, रिवर ट्रांसपोर्ट को कभी प्रायोरिटी मिली ही नहीं। लेकिन अब इंडिया ने डिसाइड किया है वाटर को वापस जिंदा करना है, मूवमेंट के लिए और इकोनॉमी के लिए, और उस मिशन का हीरो बनेगी गंगा। – 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बोल्ड स्टेप लिया, एक ऐसा स्टेप जो ट्रांसपोर्ट का पूरा मॉडल बदल सकता है। नाम था जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। बजट था 4600 करोड़ और मिशन था गंगा को एक पूरा नेविगेबल वाटर हाईवे बनाया जाए, हल्दिया वेस्ट बंगाल से लेकर वाराणसी यूपी तक। टोटल डिस्टेंस 1620 किलोमीटर, एक ऐसा कंटिन्यूअस रिवर रूट जिसमें कंटेनर शिप स्मूथली चल सके। और ये सिर्फ एक ड्रीम नहीं था, ये एक प्लान्ड रेवोल्यूशन था। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें स्पेशल चीज है, जैसे कि इसमें 5 मल्टी मोडल टर्मिनल्स बनाए हैं जहां शिप से कार्गो डायरेक्टली ट्रक या ट्रेन में ट्रांसफर हो सके। हर जगह रोड और रेल कनेक्टिविटी प्लान है। नेविगेशन लॉक्स, जहां वाटर लेवल अनइवन है वहां स्पेशल लॉक्स बनाए गए हैं ताकि शिप स्मूथली क्रॉस कर सके। रोल ऑन, रोल ऑफ या रोरो जेटीज, जहां ट्रक्स या बसेस डायरेक्टली शिप में नहीं चढ़ सकती, वहां ये जेटीज काम आती है। रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम एक जीपीएस बेस्ड सिस्टम है जिससे पूरे रिवर ट्रैफिक का रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है। जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है वैसे ही रिवर के लिए ड्रेजिंग, ताकि गंगा के पानी में मिनिमम 2.2 to 3 मीटर डेप्थ हमेशा मेंटेन रहे ताकि बड़े वेसल्स भी चल सके। इस पूरे कॉरिडोर में हर 100 से 150 किलोमीटर पर एक पोर्ट या टर्मिनल बनाया गया है ताकि फ्लाइट ना ब्रेक हो
और लोकल इकोनॉमी भी कनेक्ट हो जाए। 2019 में हिस्ट्री बनी जब पहली बार कोलकाता से एक कंटेनर शिप निकलकर वाराणसी पहुंची। पहली बार गंगा ने रोड या रेल की जगह एक्चुअल कार्गो डिलीवरी की। 21st सेंचुरी भारत के लिए एक नई बिगिनिंग। बिहार, झारखंड, यूपी जैसे स्टेट्स वाया हल्दिया इंटरनेशनल पोर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट हो गए हैं। गंगा जो कभी सिर्फ पूजा और परिक्रमा की नदी थी, डेवलपमेंट की धड़कन बन गई है। तो सवाल ये है, इसका फायदा आपको क्या है? देखिए, गंगा पर एक वाटर हाईवे बनने से सिर्फ शिप्स नहीं चलेंगी, पूरी इकोनॉमी शिफ्ट हो जाएगी और इसका असर सीधा आपके शहर, आपकी नौकरी और आपकी ग्रोसरी तक पड़ेगा। देखिए, कौन कौन से गुड्स यहाँ से मूव कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि फर्टिलाइजर्स, जो अब ज्यादा अफोर्डेबल होकर फार्मर्स तक पहुंच सकते हैं। सीमेंट, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम कर सकता है। फूड ग्रेन्स, स्पेशली यूपी बिहार बेल्ट से नाउ दे विल रीच द शोर्स फास्टर एंड चीपर। ऑटोमोबाइल्स, एक बार में 50 से ज्यादा व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। रिवर रूट से कार्गो 30% तक सस्ता पड़ता है कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। तो ये इकोनॉमिक बूस्ट होता कहाँ है? देखिए, लोकल इकोनॉमीज ग्रो करती हैं, जो नए टर्मिनल्स होते हैं उनके आसपास मार्केट बनते हैं, नए रिवरीन पोर्ट्स क्रिएट होते हैं जहां पहले सिर्फ घाट हुआ करते थे। लॉजिस्टिक्स सेंटर्स में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, फ्रॉम बार्ज ऑपरेटर्स टू पोर्ट स्टाफ टू ट्रक ड्राइवर्स। टूरिज्म भी बूस्ट होता है। इमेजिन रिवर क्रूजेस ऑन गंगा विद हेरिटेज एंड नेचर। फार्मर्स के लिए फायदा, पहले उनको मंडी तक लाने में ज्यादा कॉस्ट लगता था, अब नियर बाय रिवर पोर्ट से डायरेक्टली कार्गो शिप में लोडिंग पॉसिबल है। कोल्ड स्टोरेज वैगन्स भी ट्रांसपोर्ट में यूज होने लग गए हैं। इससे पेरिशेबल्स जैसे सब्जी, फल, डेयरी ज्यादा सेफ रीच कर सकते हैं मार्केट तक। भारत ने टारगेट रखा है कि 2047 तक हम 200 मिलियन मेट्रिक टन का कार्गो सिर्फ वाटरवेज से मूव करेंगे, और ये तभी पॉसिबल है जब हम गंगा जैसे प्रोजेक्ट्स को स्केल करें और भी रिवर्स को लिंक करें। इमेजिन करो, रोड्स पे कम ट्रक्स होंगे, पॉल्यूशन कम होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रेशर भी कम हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, एक नदी जो सिर्फ आस्था का प्रतीक थी, अब भारत के विकास की स्पाइन बन रही है। सब कुछ सुन के एक ऑब्वियस सवाल उठता है, लेकिन एनवायरनमेंट का क्या? गंगा ऑलरेडी बहुत पॉल्यूटेड है, अब अगर उसको एक कार्गो हाईवे बना दिया तो क्या हम उसकी हेल्थ को और खतरे में नहीं डाल रहे? लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज फर्स्ट। हर कार्गो जो रिवर से जाता है वो एक या उससे ज्यादा ट्रक कम करता है रोड पर। इससे ट्रैफिक और फ्यूल कंजम्पशन दोनों रिड्यूस होते हैं। स्टडीज ने यह दिखाया है कि वाटर ट्रांसपोर्ट रोड के कंपैरिजन में 60% ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है और एयर पोल्यूशन वो भी काफी कम हो जाता है। लेकिन हाँ, कुछ रियल रिस्क भी हैं जिनकी बात करना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि ड्रेजिंग, जिससे रिवर बेड डिस्टर्ब होता है। ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है गंगा डॉल्फिन्स को, जो कि हमारे नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं। शिप्स के इंजन नॉइस और वाइब्रेशन से उनके कम्युनिकेशंस को भी डिस्ट्रप्शन होता है। ऑयल स्पिल्स या वेस्ट डिस्चार्ज से इकोलॉजिकल इंबैलेंस हो सकता है, जो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड गंगा को और भी वीक कर देता है। माइग्रेटरी फिशेस के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी ब्रीडिंग साइकिल को भी डिस्टर्ब करता है। देखिए, बॉटम लाइन ये है, हमें चूज नहीं करना है विकास और एनवायरनमेंट के बीच, हमें दोनों को बैलेंस करना होगा। गंगा सिर्फ एक रिवर नहीं है, वो एक लिविंग इकोसिस्टम है, और अगर हम स्मार्ट प्लानिंग करें तो डेवलपमेंट और इकोलॉजी दोनों साथ साथ चल सकते हैं। सवाल सिर्फ ये है, क्या हम ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं? अब तक हमने देखा कि गंगा वाटरवे का विजन कितना इंस्पायरिंग है, लेकिन सच ये भी है, ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। जहाँ प्रोग्रेस होती है वहाँ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और गंगा के केस में चैलेंजेस काफी रियल और सीरियस हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मेजर चैलेंजेस। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज है सिल्टेशन, क्योंकि गंगा एक सेडिमेंट रिच रिवर है। हर साल लाखों टन मिट्टी हिमालय से लाती है। ये सिल्ट रिवर बेड में जमा हो जाती है और नेविगेशन को डिफिकल्ट बनाती है। ड्रेजिंग करने की इसलिए इसमें बार बार जरूरत पड़ती है, विच इज कॉस्टली एंड इकोलॉजिकली रिस्की। दूसरा प्रॉब्लम है चेंजिंग रिवर कोर्स। गंगा की नेचुरल फ्लो डायनामिक है, उसका कोर्स शिफ्ट होता रहता है, स्पेशली आफ्टर फ्लड्स। इससे नेविगेशन मैप जो है अनरिलायबल हो जाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग डिस्टर्ब हो सकती है। एक और प्रॉब्लम आती है, वो लैंड एक्विजिशन, क्योंकि टर्मिनल्स बनाने के लिए लैंड चाहिए, लेकिन कई जगह लोकल रेजिस्टेंस होता है। कंपनसेशन, रीलोकेशन और कंसेंट, ये इश्यू स्लो कर देते हैं किसी प्रोजेक्ट की स्पीड को। एक प्रॉब्लम आती है वाटर फ्लो, क्योंकि समर मंथ में अपस्ट्रीम बराजेस और पॉल्यूशन की वजह से पानी काफी कम हो जाता है। लो वाटर डेप्थ का मतलब है शिप्स चालू नहीं हो पाते या सिर्फ हाफ लोडेड जाते हैं। इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन भी एक प्रॉब्लम है। गंगा क्रॉस करती है वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी जैसे मल्टीपल स्टेट्स को। हर स्टेट के अलग पॉलिसी और पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, जो कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं।
इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि काफी लोग कहते हैं गंगा एक पवित्र नदी है, उसे एक शिपिंग कैनाल बनाना उसकी पवित्रता का अपमान है। पहले उसे क्लीन करो, फिर बात करो डेवलपमेंट। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट है जिसमें बिजनेस इंटरेस्ट कल्चर को डोमिनेट कर रहे हैं, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। लेकिन सच ये है, कल्चर और डेवलपमेंट एक दूसरे के विरोधी नहीं है। विकास का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं, स्मार्ट इंक्लूसिव प्रोग्रेस है। और अगर हम साफ नदी चाहते हैं तो हमें उसे एक्टिवली यूज भी करना पड़ेगा, वो भी रिस्पॉन्सिबल। तो असली सवाल ये है, क्या हम इतना डिसिप्लिन और सेंसिटिव मॉडल बना सकते हैं जहां गंगा भी पवित्र रहे और देश भी आगे बढ़े? आज भारत एक क्रॉस रोड पे खड़ा है। हम चाहें तो गंगा को वहीं छोड़ दें, एक सिंबल ऑफ पॉल्यूशन, निग्लेक्ट और लॉस्ट हेरिटेज बनकर, या हम चाहें तो गंगा को एक जीवित चलती फिरती हाईवे ऑफ अपॉर्चुनिटी बना दें, जिसमें आस्था भी हो और विकास भी। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक नेशन बिल्डिंग मिशन है, जहां हर बोट के साथ सपने बहते हैं, हर कंटेनर के साथ पॉसिबिलिटी चलती है। तो हमें क्या चाहिए? स्मार्ट पॉलिसी जो एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करे और एग्जीक्यूशन को फास्ट ट्रैक करे, ग्रीन टेक्नोलॉजी जिसमें हर शिप हो इको फ्रेंडली, हर पोर्ट हो सस्टेनेबल, स्ट्रॉन्ग लोकल इन्वॉल्वमेंट ताकि हर शहर हर गांव इस प्रोजेक्ट का स्टेक होल्डर बन सके, पब्लिक अवेयरनेस जैसा कि आप अभी इस वीडियो से पा रहे हैं। जब तक लोग नहीं जुड़ते, कोई भी प्लान सिर्फ कागज पर ही रहता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपना ओपिनियन दें। क्या आप चाहते हैं कि गंगा सिर्फ एक धार्मिक नदी रहे या एक पावरफुल ट्रांसपोर्ट बैकबोन भी बने? आपके विचार जरूरी हैं, क्योंकि नदियां सिर्फ पानी नहीं, जनता की आवाज भी होती है। सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।